गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एक बार फिर आपका वेलकम है पारस ऑनलाइन एजुकेशन क्लासेस के अंदर बच्चों। और आज का हमारा जो नया टॉपिक है उसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स या इसको बोलते हैं अपचयन उपचयन या अपोपचयन अभिक्रियाएं। इसको हम लोग अपचयन उपचयन या यूं बोल सकते हैं अपोपचय अभिक्रिया। इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे बच्चों आज हम लोग। इस चैप्टर में बच्चों सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे व्हाट इज रेडॉक्स। रेडॉक्स एक्चुअल में ये रीड प्लस ऑक्स से बना है। रीड मतलब रिडक्शन और ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। तो रेडॉक्स रिएक्शन किससे बना है? रीड प्लस ऑक्स। रीड मतलब रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब हो गया आपका अपचयन, और ऑक्स से बना है ऑक्सीडेशन से, इसका मतलब है ऑक्सीकरण। तो डेफिनेशन ये हो गई कि वह अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों होता है, वह अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों साथ साथ होता है वो कहलाते हैं आपकी रेडॉक्स या अपचय अभिक्रियाएं। समझ में आ गई बच्चों आपको? रेडॉक्स या अपचय अभिक्रिया में दो आपको वर्ड नजर आ रहे हैं, एक अपचय नजर आ रहा है और एक ऑक्सीकरण नजर आ रहा है। तो पहले हम लोग इसके बारे में डिस्कशन कर लें कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन। ऑक्सीकरण क्या है और अपचय क्या है। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। इसकी 5 डेफिनेशन आपको याद रखनी। कितनी? 5 डेफिनेशन है। पहला, ऑक्सीकरण का मतलब वे अभिक्रियाएं ऑक्सीकरण का अर्थ है वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन जुड़ती है। मतलब वो सारी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगी, अटैच होगी, क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। एग्जाम्पल हो गया C+O2 = CO2, 2Mg + O2 = 2MgO, और भी कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो जिनमें ऑक्सीजन जुड़ेगी वो क्या कहलाएगी? आपकी ऑक्सीजन अभिक्रिया। पॉइंट नंबर सेकंड ये कहते हैं जिनमें, इसका अपोजिट कर देंगे, हाइड्रोजन निकलती है। बात समझ में आपको? ऑक्सीजन जुड़ती है और हाइड्रोजन निकलती है। फॉर एग्जाम्पल H2S की रिएक्शन करा देंगे Br2 के साथ में, तो 2HBr हो जाएगा प्लस सल्फर। तो H2S में से क्या होगा? हाइड्रोजन निकल गए बच्चों। ठीक है, हाइड्रोजन निकलती है। अगर आप बात करें इन्हीं दोनों डेफिनेशन को, मैं रिवर्स के अंदर बात करूं या इसी को टेक्निकली बात करें, तो आपको पता है कि ऑक्सीजन एक नेगेटिवली चार्ज ऋण विद्युतीय तत्व है और हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज है, तो धन विद्युतीय तत्व है। तो तीसरी डेफिनेशन फर्स्ट वाली से आ जाएगी बच्चों आपका, जिनमें ऋण विद्युतीय तत्व का योग होता है। क्या होता है बच्चों? ऋण विद्युतीय तत्व का योग होता है। ऋण विद्युतीय तत्व का योग की बात करें तो 2Fe
Cl2 प्लस Cl2 इज इक्वल टू 2FeCl3। यहाँ पर ऋण तत्व कौन है, हेलोजन जुड़ रहा है। और फोर्थ कह सकते हैं जिनमें धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ लिख दिया आपने 2Ki प्लस H2O2 इज इक्वल टू 2KOH प्लस I2। इसमें से पोटेशियम क्या होगा, निकल गया, अलग हो गया आयोडीन से। तो यूं कह सकते हैं बच्चों, चार डेफिनेशन इसमें क्या हो रहा है बताओ, धन तत्व का क्या होता है, धन तत्व निकलता है। तो चार डेफिनेशन क्या होगी, वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है, हाइड्रोजन निकलती है, ऋण तत्व जुड़ता है, धन तत्व निकलता है। धन तत्व कौन निकला, इसमें से पोटेशियम इसका आता, आयोडीन से अलग निकल गया, तो यहाँ धन तत्व निकल रहा है, इसको कहते हैं हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया। चार डेफिनेशन हुई है बच्चों ये। फिफ्थ डेफिनेशन की अगर हम लोग बात करें तो फिफ्थ डेफिनेशन पे ही ज्यादातर मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए वो जरूरी है, थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे वाली। फिफ्थ डेफिनेशन क्या है बच्चों, फिफ्थ डेफिनेशन ये है कि जिनमें अणु, परमाणु अथवा आयन अणु, परमाणु अथवा आयन इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। तो यूं कह सकते हैं आप, सिंपल सी बात हो गई, ऑक्सीजन जुड़ेगी, हाइड्रोजन निकलेगी, ऋण तत्व जुड़ेगा, धन तत्व निकलेगा, या अणु, परमाणु अथवा आयन इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे, तो इसे कहेंगे हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब इलेक्ट्रॉन त्यागने का मतलब क्या है बच्चों, अगर मैं बात कहूं, मान लीजिए आपके पास में एल्यूमिनियम है और आपने इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो क्या बन जाएगा बच्चों, Al+ बन जाएगा। अगर मान लीजिए Al+ था, इसमें से आपने एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया तो Al2+ बन जाएगा बच्चों। अगर मान लीजिए Al2+ था, आपने एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया तो Al3+ बना के नहीं बना बच्चों। तो यूं कह सकते हैं सिंपल सी बात कि जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तब यूं कह सकते हैं कि ऑक्सीकरण होगा। और इलेक्ट्रॉन निकलने का मतलब है पॉजिटिव चार्ज में इंक्रीमेंट होगा, धनात्मक चिन्ह बढ़ेगा, इधर +1 था तो उधर +2 हो गया, +2 +3 हो गया। जैसे मान लीजिए मैं लिख दूं Sn+2 कन्वर्टेड इनटू Sn+4। आप मुझे बताओ प्लस चार्ज बढ़ रहा है या घट रहा है, बताओ। प्लस चार्ज बढ़ रहा है, तो जब प्लस चार्ज बढ़ेगा, उसको उल्टा भी बोल सकते हैं रिवर्स, या माइनस चार्ज घटेगा तो उसको कहेंगे हम लोग ऑक्सीकरण। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा N-3 और यहाँ लिख दिया मैंने N-2, तो यूं कह सकते हैं माइनस चार्ज का घटना और प्लस चार्ज का बढ़ना क्या कहलाता है बच्चों, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ये 5 डेफिनेशन आपको हो गई, एक बार रिवाइज करेंगे। बताओ क्या क्या, ऑक्सीजन जुड़ती है, हाइड्रोजन निकलती है, ऋण तत्व जुड़ता है, धन तत्व निकलता है, या प्लस चार्ज बढ़ेगा माइनस चार्ज घटेगा, तो वो सब क्या कहलाएगा बच्चों, आपका ऑक्सीकरण कहलाएगा, या यूं कह सकते हैं उसको ऑक्सीडेशन कहेंगे। अब हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों अपचयन अभिक्रिया। हेडिंग लिखिए अपचयन अभिक्रिया। अगर आपको बच्चों नोट्स लिखने हैं, एक बच्चे का मैसेज आया था कि सर आप नोट्स नोट करवाइए, तो बच्चों देखिए इसके अंदर कंडीशन ये रह सकती है कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स उसको लिख लीजिए बराबर। थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन आपको थोड़ा यही प्रैक्टिस में रखना पड़ेगा आपको कि नोट्स अगर लिखने हैं तो जो बोर्ड्स पे लिखा गया है उसको आप स्क्रीनशॉट खींचिए, रोकिए वीडियो को, फिर आप भी कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ आपसे अपचयन की। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों हम लोग, अपचयन की बात कर रहे हैं, रिडक्शन की बात कर रहे हैं। रिडक्शन क्या बोलते थे इसको हम लोग, अपचयन। ऑक्सीकरण का जस्ट अपोजिट है बच्चों अपचयन, ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट। तो यूं कह सकते हैं, क्या कहेंगे, वे अभिक्रियाएं जिनमें, उसमें था ऑक्सीजन जुड़ती है, इसमें है ऑक्सीजन निकलती है, ऑक्सीजन बोलो निकलती है, ऑक्सीजन निकलती है। एग्जाम्पल है ZnO प्लस कार्बन से रिएक्शन करा देंगे, Zn बन जाएगा, प्लस क्या बन जाएगा आपका CO। ऑक्सीजन निकलती है। उसके बाद में कहते हैं हम लोग हाइड्रोजन जुड़ती है, हाइड्रोजन जुड़ती है, बहुत फेमस एग्जाम्पल है
N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3 हाइड्रोजन जुड़ गई। तीसरा क्या था ऑप्शन को माइनस वाला तत्व भी तो बोला, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, -2 होता है ना, तो यूं कह सकते हैं ऋण तत्व निकलता है, ऋण तत्व निकलता है। ठीक है बच्चों, ऋण तत्व निकाल दो आप, क्या लिख देंगे 2FeCl3। ठीक है बच्चों, रिएक्शन 2FeCl3 है, रिएक्शन करा दो हाइड्रोजन के साथ में 2FeCl2 प्लस 2HCl, निकल गया ऋण तत्व। तो ऋण तत्व निकलता है और यूं कह सकते हैं धन तत्व जुड़ता है, धन तत्व जुड़ता है। ठीक है, एग्जाम्पल लिख देंगे धन तत्व जुड़ने वाला, यूं कह सकते हैं SnCl2 प्लस 2HgCl, क्या लिखेंगे HgCl2 इज इक्वल टू, मेरे पास में आ जाएगा SnCl4 प्लस Hg2Cl2। तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं, इसमें भी 5 डेफिनेशन होनी है। 5वीं डेफिनेशन अपन के इलेक्ट्रॉन के ऊपर बेस्ड होगी। और 5th डेफिनेशन क्या बताई थी आप बता सकते हैं। 5th डेफिनेशन मैंने बताई थी जिसमें अणु, परमाणु अथवा कोई भी आयन वहां इलेक्ट्रॉन त्यागता है ऑक्सीकरण में, या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, क्या कहलाती है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। वहां प्लस चार्ज घट रहा था, यहाँ प्लस चार्ज बढ़ेगा, मतलब अगर आपका Fe+3 है, अगर ये कन्वर्ट हो जाता है Fe+2 के अंदर, Sn+4 है, कन्वर्ट हो जाता है Sn+2 के अंदर, तो यूं कह सकते हैं डिक्रीजिंग इन पॉजिटिव चार्ज। जब प्लस चार्ज घटेगा तो ये अपचयन कहलाएगा। आपको पता है प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जब इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो प्लस चार्ज अपने आप घट जाएगा। और उल्टा बोले तो माइनस चार्ज का बढ़ना, मतलब अगर N-2 है, एक इलेक्ट्रॉन आपने दे दिया, N-3 हो गया, तो क्या कहलाएगा बच्चों, अपचयन कहलाएगा। तो रेडॉक्स अभिक्रिया की बात करें, अपौपचय अभिक्रिया की बात करें, तो ये रेडॉक्स 2 शब्द से मिलकर बना रीड प्लस ऑक्स, जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है बच्चों। रिडक्शन का मतलब हो गया अपचयन और ऑक्स का मतलब हो गया ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन की मैंने बता दिया आपको 5 डेफिनेशन, इसी तरीके से ऑक्सीडेशन की भी मैंने 5 डेफिनेशन आपको बता दी, इसके एग्जाम्पल बता दिए। एग्जाम में क्या होता है, कई बार आपको एग्जाम्पल दे सकते हैं और इस बेस पर आप एग्जाम्पल के अंदर देख के बता सकते हैं कि इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसमें रिडक्शन हो रहा है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, जो मोस्ट ऑफ टाइम फ्रिक्वेंटली पूछा गया है, उसके बारे में बताना चाहूंगा कि ऑक्सीकरण और अपचयन के अलावा 2 वर्ड और बहुत ज्यादा यूज होते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के अंदर, और वो टॉपिक है बच्चों, वो टॉपिक है बच्चों आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीकारक, और दूसरा होता है रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट जिसको बोलते हैं आप लोग अपचायक। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीकारक और अपचायक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, और कई बार क्वेश्चंस आते हैं इसमें से, ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आते हैं। मैं बात कर रहा हूं आपसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर रहा हूं। तो आपको पता है हम लोग अपनी सिंपल लाइफ के अंदर बात करें तो बताओ, जो सोने का काम करता है उसको क्या कहते हो आप लोग, क्या कहते हो, सुनार। जो लोहे का काम करता है उसको लोहा, ऐसे तो कहते हो। तो इसी तरीके से बच्चों, जो ऑक्सीकरण करता है वो कहलाता है आपका ऑक्सीकारक, और जो अपचयन करता है वो कहलाता है अपचायक। तो डेफिनेशन सिंपल सी कह सकते हैं कि वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण करते हैं ऑक्सीकारक कहलाते हैं, और वे पदार्थ जो अभिक्रिया में अपचयन करते हैं अपचायक कहलाते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखें यहाँ पर कि ऑक्सीकरण करते हैं तो ऑक्सीकारक कहलाते हैं, लेकिन खुद का अपचयन होता है इसके अंदर अभिक्रिया में। इस तरीके से जो अपचयन करेगा वो अपचायक कहलाएगा, लेकिन अभिक्रिया में उनका खुद का क्या होगा बच्चों, ऑक्सीकरण होगा। समझ में आई बात आपको। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बात करें, डेफिनेशन क्या बताइए, वे पदार्थ जो ऑक्सीकरण करते हैं परंतु अभिक्रिया में इनका अपचयन होता है।
तो यूं सीधी सीधी सी बात मैं कह दूं कि जिसका अपचयन हो रहा है रिएक्शन में वो आपका ऑक्सीकारक है। और इसकी बात कर दूं मैं तो कह सकते हैं वे पदार्थ जो अपचयन करते हैं या यूं कह सकते हैं परंतु इनका अभिक्रिया में क्या होता है बच्चों, ऑक्सीकरण होता है। ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा, थोड़ा सा टेक्निकल और बोलते हैं। अपचयन का मतलब क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना है त्यागना। यस, ग्रहण करना, मतलब यूं कह सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं। तो अभिक्रिया में जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो कहलाएगा आपका ऑक्सीकारक, और इनका अभिक्रिया में ऑक्सीकरण हो रहा है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे। तो यूं कह सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं। तो यूं कह सकते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया में वह पदार्थ, वह स्पीशीज, वह आयन जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, या यूं कह दिया जाए कि वो अभिक्रिया में उसका अपचयन हो रहा है तो वो आपका ऑक्सीकारक कहलाएगा। और रिवर्स उल्टा है, ध्यान रखना। और अगर यूं कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है, जिससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है या जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है, वो क्या कहलाते हैं बच्चों, आपके ऑक्सीकारक कहलाते हैं। डिटेल में और अब आएगा, आपके क्लियर करूंगा मैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी यहाँ पर एक बात और ध्यान रखें, अगर ऑक्सीकारक की बात करें तो ऑक्सीकारक बहुत सारे आपने पढ़ रखे होंगे, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कंसंट्रेट HNO3, जानते हैं आप लोग। इसके अलावा K2Cr2O7, ये भी। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें KMNO4, इसके अलावा बात करें तो PCC, पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, इसके बाद CrO2Cl2। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ही बात हम लोग कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका Na2Cr2O7। समझ में आ गया बच्चों। ये सारे क्या है आपके, ये सब ऑक्सीकारक है बच्चों, ठीक है। Cl2 कह सकते हैं, Br2 कह सकते हैं, F2 कह सकते हैं, ये सब ऑक्सीकारक है आपके। अब इसमें खास बात क्या है बच्चों, खास बात ये है इसके अंदर कि कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे H2O2, इसी तरीके से SO2, इस तरीके से HNO2। ऊपर वाला HNO3 है, ये HNO2 है, ये नाइट्रिक एसिड है या नाइट्रस अम्ल है। यूं कह सकते हैं कि ये ऐसे पदार्थ हैं जो ऑक्सीकारक भी हैं और अपचायक भी हैं। इसी तरीके से इसकी बात करें हम लोग तो अपचायक के अंदर LiAlH4 आ जाएगा आपका। इसी तरीके से हम लोग बात करें इसके अंदर NaBH4 आ जाएगा। इसके अलावा Na-एथेनॉल आ जाएगा। इसके अलावा आपका आ जाएगा बच्चों PT, PD, Ni, Zn, Cu, Fe, Pb, ठीक है बच्चों, Ag, ये भी सब उत्प्रेरक है। ये भी सब अपचायक है। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और मैं बताऊं आपको, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कई बार पूछ लेता है एग्जाम में, आपको याद रखनी है कि सबसे ज्यादा जो रिड्यूसिंग पावर होती है वो होती है जिंक की। जिंक से कम किसकी होती है बताओ, जिंक से कम होती है आपकी, किसकी होती है, Cu की। उससे कम किसकी होती है आपकी, Fe की। Fe से कम किसकी होती है बच्चों बताओ, Pb की। Pb से कम किसकी होती है बताओ, आपकी Zn की। उसके बाद Fe, उसके बाद Pb, उसके बाद में होता है आपका इसके अंदर Cu, और उसके बाद में होती है आपकी Ag की। ये रिड्यूसिंग मतलब जिंक रिडक्शन कर सकता है किसका, Fe का, Pb का, Cu का और Ag का। इस तरीके से Fe रिड्यूस कर सकता है Pb को, Cu को और Ag को, और Pb रिड्यूस कर सकता है किसको, Cu को और Ag को। Cu केवल एक चीज को रिड्यूस कर सकता है, वो है Ag। तो ये इसका रिड्यूसिंग ऑर्डर है, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेता है एग्जाम में। Zn, Fe, Pb, Cu और Ag, ध्यान रखना। खैर इसके अलावा अगर हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें इसके अंदर, ठीक है बच्चों, तो इसके अंदर हमारे पास में सारी की सारी जो मेटल है वो आ जाएंगे। मेटल के अलावा अगर हम लोग इसके अंदर और रिड्यूसिंग की बात करें तो H2O2 भी एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा, HNO2 भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, और SO2 भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ये सब रिड्यूसिंग एजेंट। इसके अलावा कुछ टेक्निकल एग्जाम्पल हो रहे, जैसे इसके अंदर एक एग्जाम्पल है आपका FeSO4 डॉट आपका 6H2O, ये आपका फेरस सल्फेट है। इस तरीके से आपने मोर लवण सुना होगा। मोर लवण क्या होता है, FeSO4NH4
का होल ट्वाइस SO4.6H2O, जिसको आप लोग मोर लवण बोलते हैं, मोर लवण बोलते हैं। इसी को हम लोग FAS बोलते हैं, फेरस अमोनियम सल्फेट बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ये भी एक आपका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, अपचायक की तरह काम करता है। आपको दो तरीके से याद कर सकते, दो टाइप के क्वेश्चंस में से बन सकते हैं। एक तो एग्जांपल देके पूछ लेगा आपसे कि बताइए इनमें से कौन सा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन सा ऑक्सीकारक है, कौन सा अपचायक। क्वेश्चन तो ये सब पूछ लेता है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है इसके अंदर कि आपको क्या करेगा, कुछ एग्जाम्पल दे देगा, वो बोलेगा बताओ कौन सा ऑक्सीकार और अपचायक दोनों की तरह काम करता है। और तीसरे टाइप का क्वेश्चन जो बच्चों इसके अंदर पूछेगा वो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन पूछ लेगा कि ऑक्सीकारक कौन होंगे, जो इलेक्ट्रॉन कौन होंगे ऑक्सीकारक, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, और अपचायक क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं। बात समझ में आ गई नहीं है आपको? बोलिए, क्लियर हो गए? तो ये था आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। चलें आगे। ठीक, इसके बाद में अगले हेडिंग डालेंगे बच्चों, टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स अभिक्रियाओं के प्रकार। हेडिंग लिख लीजिए, रेडॉक्स अभिक्रियाओं के प्रकार या अपॉक्सिय अभिक्रियाओं के प्रकार। अगर अभिक्रियाओं के प्रकार की बात करें बच्चों तो पहली होती है इसके अंदर योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया, ठीक है बच्चों। योगात्मक अभिक्रिया का मतलब आप जानते ही हो, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई ना कोई पदार्थ आपस में जुड़ते हैं, योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। ये रेडॉक्स के अंदर अगर हम लोग एग्जांपल की बात करें तो बहुत सारे एग्जांपल हो जाएंगे, जैसे 2Mg + O2 = 2MgO। योग हो रहा है इसलिए योगात्मक अभिक्रिया कहलाई, कोई सी भी योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। दूसरी अभिक्रिया आ गई इसके अंदर, सेकेंड आ गए बच्चों आपकी इसके अंदर विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया नाम सुना हुआ है आपने, विस्थापन अभिक्रिया। इसमें अधिक क्रियाकारी पदार्थ कम क्रियाकारी पदार्थ को विस्थापित कर देता है। जैसे मान लीजिए आपने A + B, A भी कोई कंपाउंड है, C से रिएक्शन करें तो B कमजोर बाहर निकल जाए, A और C बन जाए और B बाहर चला जाए, इसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। इसी को प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं इसको? प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी बोलते हैं। तो यूँ कह सकते हैं कि जिसमें प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यूँ कह सकते हैं इसमें अधिक क्रियाकारी पदार्थ कम क्रियाकारी पदार्थ को विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ये दो टाइप की होती है बच्चों, एक होती है धातु विस्थापन, धातु विस्थापन, और दूसरी होती है अधातु विस्थापन, अधातु विस्थापन। एग्जाम्पल है CuSO4 + Fe = FeSO4 + Cu। यहीं कह सकते हैं CuSO4 + Zn = ZnSO4 + Cu। और अधातु के अंदर एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप लोग, कौन सा एग्जाम्पल लिखेंगे बताइए? एग्जाम्पल इसके अंदर लिख सकते हैं आप लोग अधातु के अंदर 2H2O + Na या 2Na ले लेंगे तो यहाँ बन जाएगा 2NaOH + H2। तो ये क्या है बता, ये आपका अधातु का विस्थापन। अधातु कौन है? हाइड्रोजन का विस्थापन हो रहा है। तो योगात्मक अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। तीसरी हम लोग कह सकते हैं इसके अंदर अपघटन अभिक्रिया भी हो सकती है, अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, इसके साथ में इसको वियोजन अभिक्रिया भी कह सकते हैं, वियोजन अभिक्रिया। थोड़ा सा फर्क है टेक्निकली, जब कोई पदार्थ रैंडमली टूटता है तो अपघटन अभिक्रिया, और जब अपने अवयवी तत्वों में बढ़ता है तो उसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। ये भी एग्जांपल है आपका रेडॉक्स रिएक्शन का। किसी पदार्थ का जो वियोजन होता है उसका टूटना कहलाता है आपका बच्चों, क्या कहलाता है बताइए? जैसे 2KClO3 = 2KCl + 3O2, ये कहलाती है आपकी अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया। ठीक है बच्चों। उसके बाद में फोर्थ टाइप की जो रिएक्शन है बच्चों इसके अंदर, ठीक है, वो होती है आपकी असमानुपातन अभिक्रिया। असमानुपातन अभिक्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन। ये असमानुपातन अभिक्रिया क्या है? एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें एक ही पदार्थ का
ऑक्सीकरण भी होता है और उसी पदार्थ का अपचयन भी होता है। जब एक ही पदार्थ का ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है तो वो कहलाती है अभिक्रिया असमानुपातन अभिक्रिया। खास बात ये बच्चों, इसमें एक ही तत्व कम से कम 3 टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ लिख दिया आपने 2H2O2 इज इक्वल टू 2H2O प्लस O2। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अंक इसका कितना है -1, इसका कितना है बच्चों, कितना है इसका -2, इसमें इधर कितना है 0। तो यूँ कह सकते हैं ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ, ठीक है, या कोई तत्व, यूँ कह सकते हैं 2 या 2 से अधिक प्रकार के ऑक्सीकरण अंक दर्शाता है या उस पदार्थ का ऑक्सीकरण अपचयन दोनों होता है, वो कहलाती है आपकी असमानुपातन अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, तो ये था टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर हो गया बच्चों? तो हम लोग ने अब तक पढ़ लिया ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है, उसके बाद पढ़ा ऑक्सीकारक क्या होता है, अपचायक क्या होता है, उसके बाद में टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ा। क्लियर हो गया बच्चों? अब इसके बाद में अगला जो टॉपिक है वो बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ज्यादातर क्वेश्चन उसी से आते हैं और उसका नाम है बच्चों, उस रिएक्शन का उस टॉपिक का नाम है बच्चों ऑक्सीकरण अंक। हेडिंग लिखिए ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है बच्चों, लिख लीजिए। या एक बात मैं आपको और बता दूं, इसके अंदर अपघटन अभिक्रिया सारी जितनी भी अभिक्रियाएं, जैसे जरूरी नहीं है जितनी भी योगात्मक अभिक्रिया हो, प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो, सब की सब रेडॉक्स जरूरी नहीं है, क्योंकि रेडॉक्स उसी रिएक्शन को कहेंगे जिसके अंदर ऑक्सीकरण अंक में परिवर्तन आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत इंपॉर्टेंट और फेमस एग्जांपल है, मैं बताता हूँ, उसके बाद अगले टॉपिक पे चलेंगे। जैसे मैंने यहाँ एक रिएक्शन लिखी CaCO3 इज इक्वल टू CaO प्लस CO2। यहाँ बात करें कैल्शियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +2, कार्बन की कितनी है +4, ऑक्सीजन की कितनी है -2। इधर कितनी है कैल्शियम की +2, इसकी कितनी है -2, इसकी कितनी है +4, इसकी कितनी है -2। तो आप देख रहे हैं कार्बन कैल्शियम की इधर जितनी उधर उतनी ऑक्सीजन इधर भी है, जितना कार्बन का इधर है उतना ही इधर है, जितना ऑक्सीजन का इधर है उतना ही इधर है। तो जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाए और उस तत्व के ऑक्सीकरण अंक के अंदर उसके ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आता तो वो रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन नहीं कहलाती। बिल्कुल ये अपघटन अभिक्रिया तो है, लेकिन इट इज नॉट एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन बिकॉज इट इज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर शुड बी टेक्स प्लेस। मतलब अगर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होंगे तो ही वो रेडॉक्स है, अदरवाइज इट विल बी नॉट रेडॉक्स रिएक्शन। इज इट क्लियर और नॉट? अब उसके बाद में अगला टॉपिक लिखेंगे बच्चों आप ऑक्सीकरण अंक। लिखिए ऑक्सीडेशन नंबर। हेडिंग लिखेंगे बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीकरण अंक किसको बोलते हैं? इसको ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोलते हैं बच्चों। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अंक और ऑक्सीकरण अवस्था की बात कर रहे हैं बच्चों हम लोग। अभी एक एग्जांपल मैंने आपको बताया था कैल्शियम कार्बोनेट वाला, उसमें मैंने +2 +4 ऐसे लिख दिया, आपने कहा सही कैसे आया? तो वो उसी चीज का एक्चुअल में यूँ कह सकते हैं एक्सप्लेनेशन है ये ऑक्सीकरण अंक। ठीक है, ऑक्सीकरण अंक निकालने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं बच्चों, वो याद ध्यान, इसके कुछ रूल्स हैं वो आपको ध्यान रखनी है। देखिए इसमें रूल्स फर्स्ट ये कहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट रूल्स ये कहता है कि किसी भी स्पीसीज का ऑक्सीकरण अंक उस पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है, आवेश के बराबर होता है। मतलब यूं कह सकते हैं कि अब अगर आपने लिखा हुआ Fe+3 तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया मेरे पास में +3। मैंने लिख दिया Fe+2 मतलब ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +2। मैंने लिख दिया साइनाइड
तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर हो गया इसका -1। यह लिख दिया है मैंने HCN थायोसाइनाइड, तो इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया बच्चों -1। मैंने लिख दिया OH माइनस, तो ये हो गया हाइड्रोक्साइड, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया -1। मैंने लिख दिया Al+3, तो ऑक्सीडेशन नंबर हो गया आपका +3। तो यूँ कह सकते हैं कि किसी भी चार्ज, कोई भी स्पीसीज या आयन होगी तो उसका जो ऊपर चार्ज लगा होता है वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाती है। दूसरी बात हम लोग करें, किसी यौगिक या उदासीन परमाणु, ये सारे पॉइंट याद होने चाहिए आपको, उदासीन परमाणु का ऑक्सीकरण अंक सदैव 0 होता है। जैसे NH3 की बात करें 0 होता है, CO की बात करें 0 होता है। ठीक है बच्चों, कोई भी यौगिक हो सकता है, ओवरऑल 0 आएगा आपका। ठीक है, H2 होगा 0 आ जाएगा। इस तरीके से CO, Ca, CO3 पूरे कंपाउंड का टोटल कितना आएगा 0, क्योंकि जितना प्लस होगा उतना ही माइनस होगा, जब भी तो न्यूट्रल होकर कंपाउंड बनेगा भाई। तो कोई भी कंपाउंड है अगर उसका कम्युनिटी बात करें, हम लोग पूरे की बात करें, तो इसका टोटल जो एवरेज आएगा वो 0 आएगा, एक बात ध्यान रखें। ठीक है, इस तरीके से सोडियम केवल लिख दिया आपने। ठीक है, हाइड्रोजन आपने लिख दिया केवल आपने मैग्नीशियम लिख दिया। तो कोई भी एलिमेंट अगर वो न्यूट्रल पोजीशन में है तो उसका ऑक्सीकरण अंक भी क्या होता है बच्चों 0 होता है। बात समझ में आ गई आपको? 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट नोट कीजिए आप, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक सदैव -1 होता है। हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है -1। H2 का ऑक्सीकरण अवस्था ऑक्सीडेशन स्टेट सदैव कितनी होती है +1 होती है, ये ध्यान रखना है आपको। लेकिन अभी तो आपको सर यहाँ तो आपने 0 बताया हाइड्रोजन का, यहाँ पर अरे बच्चों मैं बात कर रहा हूँ जब हाइड्रोजन किसी के साथ अटैच होगा तब, न्यूट्रल फॉर्म में नहीं कह रहा हूँ मैं। जैसे मान लीजिए यहाँ H2O की बात करें, H2O के अंदर हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी +1 हो जाएगी। तो किसी भी कंपाउंड में अगर हाइड्रोजन है तो उसका ऑक्सीजन अंक आपको +1 लेना है। लेकिन ध्यान रखना है अगर ये क्षारीय धातु के साथ में है, क्षारीय धातु मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम या सीजियम के साथ है, या क्षारीय मृदा धातुओं के साथ है, क्षारीय मृदा धातु के साथ है, मतलब यूं कह सकते हैं ये बेरिलियम के साथ में है, मैग्नीशियम के साथ में है, कैल्शियम के साथ में है, बेरियम के साथ में, स्ट्रोंशियम के साथ में, तो कितना होगा, तो इसकी ऑक्सीजन अवस्था कितनी होती है बच्चों -1 होती है हाइड्रोजन की। हाँ ध्यान रख लेना भैया। तो यूं कह सकते हैं हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। वैसे +1 लेनी है, लेकिन अगर ये लिथियम, सोडियम, रुबिडियम, सीजियम इसके साथ आ जाए या इनके साथ आ जाए तो कितने लेनी है आपको -1। जैसे मान लीजिए वो लिख दे LiH NaH या BeH2 या MgH2, तो यूं कह सकते हैं इफ हाइड्रोजन अटैच विद alkaline metal or alkaline earth metal then the oxidation state of hydrogen will be -1. Is that clear? बात समझ आ गई बच्चों? आगे हम लोग बात कर रहे हैं अगले पॉइंट की। 2 पॉइंट हो गए, 3 पॉइंट हो गए हमारे पास में। पहला उदासीन स्पीसीज की बात हो गई, ठीक है बच्चों। दूसरी बात हो गई हमारे पास में स्पीसीज की बात होगी, उदासीन स्पीसीज यौगिक की बात हो गई, हाइड्रोजन की बात होगी। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे ऑक्सीजन का सामान्यतः ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीजन की सामान्यतः ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है बच्चों -2 होती है। ये ध्यान रखें आप लोग। तो हमारे पास में ये 3rd पॉइंट था। 4th पॉइंट हो गया आपका ऑक्सीजन की, आप हिंदी में लिख सकते हैं ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था ऑक्सीडेशन स्टेट सदैव कितनी होती है -2 होती है। कितनी होती है बच्चों -2 होती है ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था। लेकिन ध्यान रखें इन केस ऑफ परऑक्साइड, अगर ऑक्सीजन परऑक्साइड के रूप में जैसे H2O2 हो गया आपका, Na2O2 हो गया आपका, K2O2 हो गया आपका, लेकिन परऑक्साइड के रूप में इसकी ऑक्सीजन अवस्था होती है बच्चों होती है -1/2। कितनी होती है -1/2, ठीक है। सॉरी कितना होती है -1। कितनी होती है -1। वहीं पर अगर मान लीजिए सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में है, ये सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में है,
सुपर ऑक्साइड को लिख सकते हैं हम लोग MO2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। मेटल के साथ ऑक्साइड मतलब जैसे KO2 ही कहलाता है पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। क्या कहलाता है बच्चों? पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। यहाँ लिख दिया मेरे पास में RbO2, ये कहलाता है रुबिडियम सुपर ऑक्साइड। तो आपको पता है कि सुपर ऑक्साइड के फॉर्म में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? -½ होती है। अगर सिंपल है ऑक्साइड के फॉर्म में है तो -2, परऑक्साइड के फॉर्म में है तो -1 और सुपर ऑक्साइड के फॉर्म में है तो क्या होगा बच्चों? -½ होती है। इसके बाद में अगर हम लोग आगे चलें, अगर ये होती है, दो स्पेशल केस और हैं। अगर ये OF2 के साथ होती है तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बच्चों +2, और अगर ये O2F2 के साथ होता है तो O2 की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1। ये ऑक्सीजन के बारे में आपको याद रखना है कि अगर ये ऑक्साइड की फॉर्म में देन इट विल बी -2, इन फॉर्म ऑफ पेरोक्साइड इट विल बी -1, इन फॉर्म ऑफ सुपर ऑक्साइड इट विल बी -½ एंड द केस ऑफ OF2 एंड O2F2 इट शोज +2 एंड +1। क्लियर हो गया? चले आगे, लिख लीजिए आप, आगे चलते हैं। इसके अलावा कोई भी तत्व कहां तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, यह भी एक बात हमें मालूम होना चाहिए। और ये एक बार पहले भी बता चुका हूं मैं, आपको एक बार और बता देता हूं। लुईस कैस्टक ने हम लोगों को मालूम की थी, जैसे फर्स्ट क्या था, उसके बाद में क्या कहलाएगा, उसके बाद में क्या कहलाएगा, उसके बाद में उसके बाद में उसके बाद में उसके बाद में तो यूं कह सकते हैं इसके आउटरमोस्ट शेल में बायोटोप कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसके में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 4 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं, 7 होते हैं और 8 होते हैं। और आपने लुईस का ऑक्टेट रूल पढ़ा है कि कोई भी तत्व इस साइज के लिए क्या होता है? अष्टक पूर्ण करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों? इसकी तो ऑक्सीजन अवस्था होती है +1, क्योंकि इसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए अष्टक पूरा करने के लिए। और आपको पता है कि जैसे लोन लेते हैं ना अपन बैंक से, तो हर आदमी को उसकी कैपेसिटी के हिसाब से लोन मिलता है, ठीक है ना। अगर आप लोग, हम लोग सिंपल लोग जाएंगे तो हमें 1 लाख 2 लाख रुपए तक का मिल सकता है, लेकिन वहीं अगर अंबानी अडानी या और बड़े बिजनेसमैन जाते हैं तो उनको करोड़ रुपए में भी लोन मिल सकता है। इस तरीके से यूँ कह सकते हैं कि केमिस्ट्री के अंदर मैक्सिमम जो लोनिंग की बात होती है, इलेक्ट्रॉन लेने की बात होती है, यूँ कह सकते हैं 4 इलेक्ट्रॉन लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका अष्टक पूरा करने के लिए +1 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, ठीक है। इसको 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो नहीं मिलते हैं, इसको 5 चाहिए तो नहीं मिलते हैं। तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? +1 +2 +3। यहाँ लेकिन 4 गण का मिल सकते हैं, तो अगर इसको 4 और मिल जाए तो अष्टक पूरा हो जाएगा, मतलब ये +-4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। अब इसके पास में 2 कंडीशन है, 5 बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, या तो ये 3 ले ले, 3 लेगा तो -3 हो जाएगा, और अगर ये 5 के पास डोनेट कर देगा तो +5 हो जाएगा, मतलब ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं -3 से +5। ऑक्सीजन की बात करें, अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब इनकी ऑक्सीजन अवस्था -2 से लेकर के +6 के बीच में कुछ भी हो सकती है। इनको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अष्टक पूरा करने के लिए, या 7 त्याग सकते हैं, तो -1 से +7 इसकी ऑक्सीजन अवस्था होती है। तो यूं कह सकते हैं कि प्रथम वर्ग की, द्वितीय वर्ग की और तृतीय वर्ग की ऑक्सीजन अवस्था तो होती है +1 +2 +3, आपको याद रखनी है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें ग्रुप की बात करें, ये कौन सा ग्रुप है आपका? 13 14 15 की बात करें आप लोग, ठीक है। ये आपको कौन सा था? 14 15, ठीक है, 16 17 और 18। तो अगर ग्रुप 14 15 16 17 की बात करें हम लोग, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +-4, -3 से +5, -2 से +6 और इसके -1 से +7 तक हो सकती है। ये कुछ रूल्स थे ऑक्सीडेशन नंबर के, ठीक है बच्चों। अब अगले टॉपिक, अगला लेक्चर जब हम लोग करेंगे बच्चों, तो उसके अंदर डिफरेंट टाइप के जो कंपाउंड्स हैं उनके ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में सीखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें कुछ स्पेशल केस है, वो भी हम लोग सीखेंगे इसके अंदर। स्पेशल केसेस के बाद में बच्चों हम लोग इसमें ये भी सीखेंगे कि हम लोग कहाँ कहाँ
किन किन चीजों का ध्यान रख करके ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट कर सकते हैं। कुछ रिएक्शन अभी हमने आपको बताई, जैसे विस्थापन, प्रतिस्थापन, इसके अलावा योगात्मक। तो अभिक्रियाओं को हम लोग रेडॉक्स क्यों बोल रहे हैं, ऐसा क्या हो रहा है वो भी हम लोग देखेंगे। ऑक्सीकरण अपचय किसी भी रिएक्शन में बता सकते हैं, वो कैसे होंगे वो भी हम लोग बताएंगे। तो इसका एक लेक्चर और होगा, तो 2 लेक्चर में हमारा रेडॉक्स रिएक्शन पूरा हो जाएगा, इसकी पॉसिबिलिटीज है। ठीक है बच्चों, तो कहते रहिए। उसके अलावा बच्चों इसके अंदर क्वेश्चंस आप पूछते हैं, और क्वेश्चन पूछने के लिए मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ आज, और ये नंबर जो है आप इस पर डायरेक्ट, व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं 9928686827, क्योंकि यूट्यूब पर आंसर दे पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है कई बार बाय द वे, क्योंकि थोड़ा शेड्यूल टाइट रहता है। और अभी थोड़ा सा भी ध्यान रखें कि ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, अगर आपको लगता है कोई डाउट है, कोई बात समझ में नहीं आती है, तो इस नंबर पर आप मैसेज डाल सकते हैं। मैं जब भी फ्री होऊंगा आपको उस चीज़ का आंसर दे दूंगा। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।